क्या कुछ मकसद रहा और कितना साल तक रहेगा? देखिए, दमोह में पिछले एक महीने में 9 से ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हैं और कई में तो हत्या है। जो दो बड़े मामले, एक जो है देवरान का जो मामला है, जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई, पिता, मां और पुत्र की, वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने और उनको ये विश्वास दिलाने कि अगर वो सब लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। मैं उनके परिवार से मिलने गया। जब मैं उनके परिवार से मिला तो मैंने जो जाना वो बहुत डरावना है। वो इतने सीधे लोग हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा हुआ, मकान बना लिया गया, उन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस दिन उस मानक को गोली मारी गई, उसके पिता को, उसकी मां को, और जब तक वो मरे नहीं तब तक उनकी नब्ज चेक कर करके कुल्हाड़ी से और पत्थर से उनके ऊपर हमला किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है, जहां तक मैं मानता हूं, कि जब आप अन्याय का, अपराध को या अन्याय को रोकने में विफल हो जाते हैं तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। यहां अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, यहां अपराधियों को प्रशासन शासन का संरक्षण है, उसके कारण अपराध बढ़ रहा है। और यहां कमजोर वर्ग के लोग डर गए हैं। वो जो परिवार, जब मैंने उनको सुना, वो कह रहा है कि हमारे 2 घर हम यहाँ रहेंगे कैसे। वो लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन 17 लोग थे। मैंने अभी अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि आप उनकी दूसरी एप्लीकेशन लेके जो वहां मौजूद थे, किसी निर्दोष पे कार्रवाई न करें, लेकिन किसी दोषी को ना छोड़े, क्योंकि वो दोषी जब बाहर रहेगा तो अपनी जान बचाने के लिए उन 2 भाइयों को, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनके 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हो सकता है 10 साल का। उन बच्चों का क्या होगा? उनके पास रहने को घर नहीं है। उनके घर पे मैं गया, एक सोने के लिए खाट, एक बेड भी नहीं है, वो जमीन पे सब लोग सोते हैं। उनका एक छोटा भाई, इसको गोली लगी, महेश, कल वो डिस्चार्ज करवा दिया गया जबरन। उसका जख्म नहीं भरा, उसका जख्म अभी हरा है, उसको जुका तो दर्द है, उस पर लेटने को जगह नहीं, लेकिन जबरन इसलिए डिस्चार्ज करा गया, जिससे कि, क्योंकि मैं वकील होने के नाते जानता हूं, जितने दिन वो यहाँ रहता अस्पताल में, उनका केस मजबूत होता। और वो मुख्य गवाह भी है, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसको जिंदा रहे तब बेहतर है, अगर हम न्याय कराना चाहते हैं। लेकिन लापरवाही की जा रही है। मैं तो समझता हूं कि इस घटना में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है, जिससे कि वो मर जाए। तो मैंने यहाँ जिलाधिकारी जी से और एडिशनल एसपी उनसे ये मांग की है कि उसको आप हॉस्पिटल में भी एडमिट कराओ, और जो डर का माहौल है, जो बचे हुए आरोपी, उनकी गिरफ्तारी कराओ। मुख्य वजह क्या लगती है आपको, क्यों ये हत्याकांड हुआ है? मैं जब वहां गया और मैंने पूछा पुलिस क्या कह रही है, एसपी क्या ट्वीट कर रहे हैं, मुझे इस पर कोई वो नहीं करना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारे पे पूरी घटना को, क्योंकि ट्रिपल मर्डर है और चौथा भी मर जाता जिसके गोली लगी हुई है, जो बाकी लोगों ने भाग के जान बचाई, वहां बच्चों की भी जान जा सकती थी। तो मैं समझता हूं, उन्होंने मुझे बताया कि वो उस जमीन को कब्जाना चाहते हैं और वो रोज जाति सूचक गालियां देते हैं। जब ये घटना सुबह हुई, उनको वो गालियां दे रहे थे, उन्होंने कहा, इस परिवार ने जो पीड़ित है, कि हम जाके इनके एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं। और इस बात पे उसने आके गुस्से में ये पूरा वो कर दिया। सब लोग शामिल थे परिवार के, और सब अधिकारी कर्मचारी इस बात को जानते हैं, सबको पता है। मैंने कुछ मांगे, पहले मैं आपसे आगे रख दूं, और मैंने कहा ना, ये 9वीं घटना है 1 महीने के अंदर। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। 1 सेकंड। जब पुलिस अधीक्षक ने ट्वीट किया है कि वो छेड़छाड़ को लेके हुए, इस पे आप कितने से? हाँ, मैं ये बात भी बता देता हूँ कि छेड़छाड़ किसने की, उसकी माँ ने या उसके अपाहिज पिता ने, विकलांग, वो जो पैरालाइसिस जिनको हुआ है, या वो जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो मैं उसका बिल्कुल विरोध करता, लेकिन मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि वर्दी पहन के लोग जो है खादी जैसी भाषा बोलना, ये अच्छा नहीं है। मैंने उनसे भी पूछा, एफआईआर, वो गांव के लोग हैं, उनका किसी झगड़ा नहीं, पहला कोई विवाद नहीं, वो वकील नहीं है, वो क्रिमिनल उसके मानसिकता के लोग, उनको क्या पता एप्लीकेशन में क्या लिखवाना, जो पुलिस ने बताया वही लिख दिया है, और फिर पुलिस ने वही ट्वीट कर दिया है। आप और मैं नहीं जानते कि सत्ता के दबाव में किस तरह कार्रवाई। अभी यहाँ के जिलाधिकारी को क्या नहीं कहा, यहाँ के विधायक ने, आपने नहीं देखा? तो पुलिस प्रशासन और शासन भी ऐसे लोगों का सम्मान करता है, जो गरीब लोग हैं, जिनके टैक्स से जो अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, उनका सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ दलितों के लिए प्लान जैसी स्थिति बनी हुई है और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री पे भी तरस आता है कि वो कमजोर वर्ग का खुद को बताते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाले अन्याय पर चुप्पी थाम लेते हैं। ये डरावना, ये सरकार दलित विरोधी, इसलिए मुझे आना पड़ा कि अभी तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। तो मेरी कुछ मांगे जो है यहाँ परिवार से हमने बात करके जो रखी हैं, और जो समाज की मांग है कि जो बाकी आरोपी हैं उनका एफआईआर में नाम बढ़ा के उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, जिससे कि वो कोई खतरा ना परिवार को पहुंचा सके। दूसरी, परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए।
तीसरी, मृतक जो है मानक अहिरवा, उसकी पत्नी को एक शासकीय नौकरी दी जाए। उसके 4 बच्चों का क्या होगा, ये तो मुझे लगता है इस घटना के बाद शायद कोई उनको पूछेगा भी नहीं कुछ दिन के बाद। तो पीड़ित परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि दिया जाए। एक भाई घायल है और दूसरा अपनी जान की को किसी तरह से बचाए बैठा हुआ है घर में, और दोनों शादीशुदा हैं, बाहर भी नहीं जा पाएंगे काम करने के लिए। कहां दुश्मन गोली चला दे, कहां उनकी हत्या कर दे, कुछ भी पता नहीं है। पीड़ित परिवार के आंगन में अवैध जो मकान बना हुआ है, जो उनको कब्जा करके बनाया है, उसको ध्वस्त किया जाए। आत्मरक्षा हेतु उनको सशस्त्र लाइसेंस जो है सरकार दे, और उनके बच्चे जो हैं, 4 बच्चे मानक के, जो आज नहीं रहे दुनिया में, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो सरकार के लोग, प्रशासन के लोग ले। और घायल महेश अहिरवा, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसके घायल होते भी उसको डिस्चार्ज करा दिया गया, जिससे केस कमजोर हो जाए। और कल यहाँ के जिलाधिकारी को फोन किया प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इनको वापस जो एडमिट कराता हूँ, फिर नहीं कराया। वो होश में भी नहीं है, ऐसी हालात में उसको मरने के लिए छोड़ देना, ये घोर लापरवाही। तो इसलिए उसका जो है निःशुल्क इलाज हो, अच्छा इलाज हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो अंतिम मांग है, जो एक्ट भी कहता है, रिहेबिलिटेशन, कि वो परिवार वहां डर के साए में, सरकार उनको शहर में यहाँ रहने की जगह दे, जिससे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी घटना ना, क्योंकि घटना होने के बाद हम सिर्फ उनको आरोपी पक्ष को पढ़ के उनको जो है जेल भेज सकते हैं, न्याय दिला, लेकिन उनको वापस नहीं ला सकते। तो जो इसी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ मेरा कहना यह है कि उनको वहां से, जबकि एक्ट तो कहता है कि बाकी लोग हटें जो आरोपी हैं, लेकिन मैं कहता हूं उस परिवार को सरकार शहर में रहने की जगह दे, कि उनकी जान सुरक्षित रहे और वो अपने परिवार, वो आजाद भारत में आजाद जी सके। अब आप अपने जिस विधानसभा से एक घटना हुई है, वहां से बीएसपी विधायक राम भाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ये बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें। ये डरावना है। आपने कहा हम 1 महीने में 9 घटनाएं घटी, तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़कर? हाँ, मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। 8 अक्टूबर को क्या कुछ मकसद रहा और कितना साल तक रहेगा? देखिए, दमोह में पिछले 1 महीने में 9 से ज्यादा दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं घटी, और कई में तो हत्याएं। जो 2 बड़े मामले, एक जो है देवरान का जो मामला, जिसमें 3 लोगों की हत्या की गई, पिता, मां और पुत्र की, वो बहुत दर्दनाक है। मैं उनके परिवार से मिलने और उनका दुख बांटने और उनको ये विश्वास दिलाने कि अगर वो सब लोग भी उनके खिलाफ हो जाएंगे तो हम लोग उनके साथ हैं। मैं उनके परिवार से मिलने गया। जब मैं उनके परिवार से मिला तो मैंने जो जाना वो बहुत डरावना है। वो इतने सीधे लोग हैं कि उनकी जमीन पे कब्जा हुआ, मकान बना लिया गया, उन्होंने कोई उसका विरोध नहीं किया। लेकिन उस दिन उस मानक को गोली मारी गई, उसके पिता को, उसकी मां को, और जब तक वो मरे नहीं तब तक उनकी नब्ज चेक कर करके कुल्हाड़ी से और पत्थर से उनके ऊपर हमला किया गया। और ये सब इसलिए हो रहा है, जहां तक मैं मानता हूं, कि जब आप अन्याय का, अपराध को या अन्याय को रोकने में विफल हो जाते हैं तो इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। यहां अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, यहां अपराधियों को प्रशासन शासन का संरक्षण है, उसके कारण अपराध बढ़ रहा है। और यहां कमजोर वर्ग के लोग डर गए हैं। वो जो परिवार, जब मैंने उनको सुना, वो कह रहा है कि हमारे 2 घर हम यहाँ रहेंगे कैसे, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उस दिन 17 लोग थे। मैंने अभी अधिकारियों से बात की, मैंने उनसे कहा कि आप उनकी दूसरी एप्लीकेशन लेके जो वहां मौजूद थे, किसी निर्दोष पर कार्रवाई न करें, लेकिन किसी दोषी को ना छोड़े, क्योंकि वो दोषी जब बाहर रहेगा तो अपनी जान बचाने के लिए उन 2 भाइयों को, क्योंकि लगातार धमकी मिल रही है, उनको नुकसान पहुंचा सकता है। उनके 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हो सकता है 10 साल का। उन बच्चों का क्या होगा? उनके पास रहने को घर नहीं है। उनके घर पे मैं गया, एक सोने के लिए खाट, एक बेड भी नहीं है, वो जमीन पे सब लोग सोते हैं। उनका एक छोटा भाई, जिसको गोली लगी, महेश, कल वो डिस्चार्ज करवा दिया गया जबरन। उसका जख्म नहीं भरा, उसका जख्म अभी हरा है, उसको जुका तो दर्द है, उस पर लेटने को जगह नहीं, लेकिन जबरन इसलिए डिस्चार्ज करा गया, जिससे कि, क्योंकि मैं वकील होने के नाते जानता हूं, जितने दिन वो यहाँ रहता अस्पताल में, उनका केस मजबूत होता, और वो मुख्य गवाह भी है। उसकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसको जिंदा रहे तब बेहतर है, अगर हम न्याय कराना चाहते हैं, लेकिन लापरवाही की जा रही है।
मैं तो समझता हूँ कि इस घटना में शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है जिससे कि वो मर जाए। तो मैंने यहाँ जिलाधिकारी जी से और एडिशनल एसपी उनसे ये मांग की है कि उसको आप हॉस्पिटल में भी एडमिट कराओ और जो डर का माहौल है, जो बचे हुए आरोपी उनकी गिरफ्तारी कराओ। मुख्य वजह क्या लगता है आपको, क्यों ये हत्याकांड हुआ है? मैं जब वहां गया और मैंने पूछा पुलिस क्या कह रही है, एसपी क्या ट्वीट कर रहे हैं, मुझे इस पर कोई वो नहीं करना है, क्योंकि वो तो सरकार के इशारे पे पूरी घटना को, क्योंकि ट्रिपल मर्डर है और चौथा भी मर जाता जिसके गोली लगी हुई है, जो बाकी लोगों ने भाग के जान बचाई, वहां बच्चों की भी जान जा सकती थी। तो मैं समझता हूं उन्होंने मुझे बताया कि वो उस जमीन को कब्जाना चाहते हैं और वो रोज जाति सूचक गालियां देते हैं। जब ये घटना सुबह हुई उनको वो गालियां दे रहे थे, उन्होंने कहा इस परिवार ने जो पीड़ित है कि हम जाके इनके एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं, और इस बात पे उसने आके गुस्से में ये पूरा वो कर दिया। सब लोग शामिल थे परिवार के और सब अधिकारी कर्मचारी इस बात को जानते हैं, सबको पता है। मैंने कुछ मांगे पहले मैं आपके आगे रख दूं, और मैंने कहा ना ये 9वीं घटना है 1 महीने के अंदर। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। एक सेकंड, जब पुलिस अधीक्षक ने ट्वीट किया है कि वो छेड़छाड़ को लेके हुए, इस पे आप कितने से? हाँ, मैं ये बात भी बता देता हूँ कि छेड़छाड़ किसने की, उसकी माँ ने या उसके अपाहिज पिता ने, विकलांग, वो जो पैरालाइसिस जिनको हुआ है, या वो जिनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई ऐसी घटना होती तो मैं उसका बिल्कुल विरोध करता, लेकिन मुझे शर्मिंदगी इस बात पे है कि वर्दी पहन के लोग जो है खादी जैसी भाषा बोलना ये अच्छा नहीं है। मैंने उनसे भी पूछा, FIR वो गांव के लोग हैं, उनका किसी झगड़ा नहीं, पहला कोई विवाद नहीं, वो वकील नहीं है, वो क्रिमिनल उसके मानसिकता के लोग, उनको क्या पता एप्लीकेशन में क्या लिखवाना, जो पुलिस ने बताया वही लिख दिया है और फिर पुलिस ने वही ट्वीट कर दिया है। आप और मैं नहीं जानते कि सत्ता के दबाव में किस तरह कार्रवाई। अभी यहाँ के जिलाधिकारी को क्या नहीं कहा, यहाँ के विधायक ने, आपने नहीं देखा? तो पुलिस प्रशासन और शासन भी ऐसे लोगों का सम्मान करता है, जो गरीब लोग हैं, जिनके टैक्स से जो अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, उनका सम्मान नहीं होता है। तो यहाँ दलितों के लिए प्लान जैसी स्थिति बनी हुई है और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री पे भी तरस आता है कि वो कमजोर वर्ग का खुद को बताते हैं, लेकिन उनके साथ होने वाला अन्याय पर चुप्पी थाम लेते हैं। ये डरावना, ये सरकार दलित विरोधी, इसलिए मुझे आना पड़ा कि अभी तक बाकी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। तो मेरी कुछ मांगे जो है यहाँ परिवार से हमने बात करके जो रखी हैं, और जो समाज की मांग है कि जो बाकी आरोपी हैं उनका FIR में नाम बढ़ा के उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो, जिससे कि वो कोई खतरा ना परिवार को पहुंचा सके। दूसरी, परिवार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। तीसरी, मृतक जो है मानक अहिरवा, उसकी पत्नी को एक शासकीय नौकरी दी जाए। उसके 4 बच्चों का क्या होगा, ये तो मुझे लगता है इस घटना के बाद शायद कोई उनको पूछेगा भी नहीं कुछ दिन के बाद। तो पीड़ित परिवार को 5 एकड़ कृषि भूमि दिया जाए। एक भाई घायल है और दूसरा अपनी जान की को किसी तरह से बचाए बैठा हुआ है घर में, और दोनों शादीशुदा हैं, बाहर भी नहीं जा पाएंगे काम करने के लिए। कहाँ दुश्मन गोली चला दे, कहाँ उनकी हत्या कर दे, कुछ भी पता नहीं है। पीड़ित परिवार के आंगन में अवैध जो मकान बना हुआ है, जो उनको कब्जा करके बनाया है, उसको ध्वस्त किया जाए। आत्मरक्षा हेतु उनको सशस्त्र लाइसेंस जो है सरकार दे, और उनके बच्चे जो हैं, 4 बच्चे मानक के, जो आज नहीं रहे इस दुनिया में, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी वो सरकार के लोग, प्रशासन के लोग ले। और घायल महेश अहिरवा, जिसके बारे में मैंने बताया कि उसके घायल होते भी उसको डिस्चार्ज करा दिया गया, जिससे केस कमजोर हो जाए। और कल यहाँ के जिलाधिकारी को फोन किया प्रदेश अध्यक्ष ने, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी उनको वापस जो एडमिट कराता हूँ, फिर नहीं कराया। वो होश में भी नहीं, ऐसी हालात में उसको मरने के लिए छोड़ देना, ये घोर लापरवाही। तो इसलिए उसका जो है निःशुल्क इलाज हो, अच्छा इलाज हो, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। जो अंतिम मांग है, जो एक्ट भी कहता है रिहेबिलिटेशन, कि वो परिवार वहां डर के साए में, सरकार उनको शहर में यहाँ रहने की जगह दे, जिससे कि भविष्य में उनके साथ कोई ऐसी घटना ना, क्योंकि घटना होने के बाद हम सिर्फ उनको आरोपी पक्ष को पढ़ के उनको जो है जेल भेज सकते हैं, नया डरा, लेकिन उनको वापस नहीं ला सकते। तो जो इसी मानसिकता के लोग हैं, उनके खिलाफ मेरा कहना यह है कि उनको वहां से, जबकि एक्ट तो कहता है कि बाकी लोग हटें जो आरोपी हैं, लेकिन मैं कहता हूं उस परिवार को सरकार शहर में रहने की जगह दे, कि उनकी जान सुरक्षित रहे और वो अपने परिवार, वो आजाद भारत में आजाद जी सके। अब आप अपने जिस विधानसभा से एक घटना हुई है, वहाँ से बीएसपी विधायक राम भाई है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें। ये डरावना है। आपने कहा हम 1 महीने में 9 घटनाएं घटी, ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़कर? हाँ, मैं बिल्कुल उनका